हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि यूनी असिस्ट को जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन आप किन किन अथॉरिटीज से करवा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने सर्टिफाई करवाना होता है और नोटराइजेशन क्या होती है और नोटरी पब्लिक क्या होता है, ये सब हमने डिटेल से डिस्कस किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको यूनी असिस्ट के डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उस वीडियो को लाजमी देखिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूनी असिस्ट में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यूनी असिस्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। ये आपके सामने यूनी असिस्ट की वेबसाइट है। आपने जस्ट यूनी असिस्ट टाइप करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक माई असिस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब राइट साइड पे आपको साइन इन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। अगर तो आपने यूनी असिस्ट पे पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप जस्ट साइन इन करेंगे, अदरवाइज पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है और फिर पासवर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको इजीली याद रह जाए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करना है तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो ईमेल आपने मेंशन की थी उस ईमेल एड्रेस पे एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे यूनी असिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से एक एक्टिवेशन लिंक सेंड कर दिया गया है। इस लिंक को मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करना है और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आप साइन इन को क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले आपने ये दो सेक्शन फिल करने हैं, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन और माई एजुकेशन हिस्ट्री। तो फर्स्ट है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। जेंडर में आप बताएंगे आप मेल हैं, फीमेल हैं या डाइवर्स हैं। जो भी आपका जेंडर हुआ वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। जिन बॉक्सेस की लाइंस आपको रेड नजर आ रही हैं उन्हें फिल करना लाजमी है, उन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जिन बॉक्सेस की लाइंस रेड नहीं है उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट नेम में आपने अपना फैमिली नेम या सर नेम भी उसे कहते हैं वो लिखना है। उसके बाद अगर आपका कोई बर्थ नेम है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर देना। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ बताना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनैलिटी बतानी है। तो ये तमाम सेक्शन फिल करने के बाद आपने फॉरवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, स्टेटलेस एंड अदर ऑप्शन। तो स्टेटलेस में आपने तभी टिक करना है अगर आपके पास किसी भी स्टेट की नेशनैलिटी नहीं है, और दूसरे ऑप्शन को आपने तभी क्लिक करना है अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में जा चुके हैं और वहां पे आपने रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है। अगर ये दोनों केसेस आपके साथ नहीं है तो आप जस्ट इन दोनों बॉक्सेस को स्किप कर दीजिएगा और फॉरवर्ड के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वेरी फर्स्ट है आपने अपना एड्रेस बताना है जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होगा। फर्स्ट बॉक्स में आपने अपना स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर बताना है और उसके बाद जो एड्रेस होगा, लेट्स सपोज तहसील, डिस्ट्रिक्ट, वो सारा अपने एड्रेस कंटिन्यू सेक्शन में लिखना है। उसके बाद आपने अपने शहर का पोस्टल कोड बताना है। पोस्टल कोड आपको नेट से इजीली मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने बताना है कि आपका घर किस सूबे में है। तो जिस सूबे में भी आपका घर हुआ वो यहाँ पे आपसे सेलेक्ट कर देना है। और फाइनली आपने बताना है कि आपका जो एड्रेस है जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो किस मुल्क का एड्रेस है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि यूनी असिस्ट की जो पुरानी वेबसाइट थी उस पे आपने अपना अकाउंट जनरेट किया था। अगर तो उस पे आपका अकाउंट है था तो आपका एक 7 डिजिट्स का एप्लीकेंट नंबर होगा, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। लेकिन अगर आप पहली दफा यूनी असिस्ट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो जस्ट आप इसे स्किप कर दीजिएगा और उसके बाद आपने बताना है कि आपने यूरोपियन यूनियन के किसी भी सिटीजन के साथ शादी की है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। और नेक्स्ट में आपने बताना है कि आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर तो जर्मन में करना चाहते हैं जर्मन में सिलेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज इंग्लिश कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ बैचलर एप्लीकेंट्स के लिए है। बेसिकली बैचलर्स के कुछ कोर्सेज के लिए DOSV प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो जिन कोर्सेज में ये प्रोसीजर अप्लाई होता है उन कोर्सेज में बैचलर एप्लीकेंट्स को यूनी असिस्ट के साथ साथ हाउस टूल स्टार्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे भी खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब वो हाउस टूल स्टार्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करते हैं तो उनका एक एप्लीकेंट
आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन नंबर जनरेट होता है। तो वो दो नंबर्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं अगर आपके चूजन कोर्स पे DOSB प्रोसीजर अप्लाई होता है। अदरवाइज आप इन दोनों को स्किप कर दीजिएगा। ये आपके सामने हाउस टूल स्टार्ट का ऑनलाइन पोर्टल है जो अभी बंद है और ये 19 अप्रैल को दोबारा एक्टिव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी विल बी देयर फॉर यू ऑन अप्रैल 19th। तो ये सिर्फ बैचलर एप्लीकेंट्स के लिए है, ये मास्टर एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है और बैचलर्स के भी सिर्फ उन एप्लीकेंट्स के लिए अगर उनके चूजन कोर्स में DOSB प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो अगर ये आपका केस नहीं है तो आप इन दोनों बॉक्सेस को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे टिक करना है और फिर सेंड एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव, इसे आपने ओके करना है। उसके बाद जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो है एजुकेशनल हिस्ट्री। वेरी फर्स्ट है आपने बताना है कि आप अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं। अगर कर चुके हैं तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद बताना है कि कौन से मुल्क से आपने अपनी 12 क्लासेस कंप्लीट की है या कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी आपका कंट्री हुआ वो आपने लिख देना है और फिर आपने नेम ऑफ योर हाईएस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का नाम बताना है। यहाँ पे आपने अपने 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट का नाम होगा वो बताना है। तो वो हमारा इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को टिक करना है। तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है हैव यू पास्ड द, तो ये एक टेस्ट का नाम है और उसके बाद लिखे एज स्टूडेंट कोलीग। बेसिकली स्टूडेंट कोलीग भी बैचलर्स एप्लीकेंट्स के लिए है। तो अगर तो बैचलर एप्लीकेंट्स ने स्टूडेंट कोलीग में अपना ये टेस्ट पास कर लिया है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। अगर आप बैचलर्स के एप्लीकेंट नहीं है या आप मास्टर एप्लीकेंट्स हैं या आप बैचलर्स के एप्लीकेंट हैं लेकिन अगर अभी तक आपने ये टेस्ट पास नहीं किया तो आप जस्ट इसे नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन का बताना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं जो मिनिमम 3 साल की हो। तो अगर तो आप कर चुके हैं यस कर दें, अगर आप नहीं कर चुके तो नो कर दें, या अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को नो करेंगे। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री किस मुल्क से कंप्लीट की है या कंप्लीट कर लेंगे थोड़े से अरसे में। उसके बाद आपने नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बताना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज इस यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में नहीं आती तो आपने जस्ट अदर यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने उस यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री रिसीव की थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स था, बैचलर ऑफ साइंस था, बैचलर इन इंजीनियरिंग था, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो भी आपकी डिग्री का नाम हुआ वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री की थी उस सब्जेक्ट का क्या नाम था। लेट्स सपोज अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लिख देंगे। तो इस लिस्ट में अगर आपका सब्जेक्ट ना हुआ तो आप अदर सब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद है डू यू वांट टू एंटर टेस्ट AS इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये टेस्ट भी बैचलर एप्लीकेंट्स के लिए है। तो अगर तो आप बैचलर एप्लीकेंट्स हैं और आपने ये टेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे आप उसे यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप बैचलर एप्लीकेंट्स नहीं है या अगर आप बैचलर एप्लीकेंट्स हैं लेकिन आपने ये टेस्ट नहीं दिया, आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है ये टेस्ट, तो आप जस्ट नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो ये आपकी अब जो थर्ड काम है वो ये है कि आपने अपना कोड सिलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। बेसिकली यूनी असिस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज के केस में आपको VPD जनरेट करके देता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के केस में यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन करके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज की होगी उसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। लेट्स सपोज मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख सिलेक्ट कर ली और ये मेरे सामने ऑप्शन आ गए। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूनी असिस्ट से VPD लेना लाजमी है। तो यहाँ पे अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसे आप क्लिक करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट इसे क्लिक करेंगे। आप सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो अगर तो आप अपनी मास्टर की स्टडी को फर्स्ट सेमेस्टर से टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेंगे तो आप जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पहले किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अब आप अपने प्रोग्राम को टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप हर सेमेस्टर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आप ऐड टू सिलेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है द कोर्स ऑफ स्टडी वाज एडेड टू योर सिलेक्शन लिस्ट। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के केस में जैसे हमें VPD चाहिए थी तो यूनी असिस्ट हमें VPD देगा और VPD को रिसीव करने के बाद हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के ऑनलाइन पोर्टल पे खुद से अप्लाई करना होगा। अब लेट्स सपोज मैं TU ल्यूबेक में अप्लाई करता हूँ तो
इस यूनिवर्सिटी के केस में यूनी असिस्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन करके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगा, मुझे अलग से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने खुद देखना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के केस में आपको वीपीटी चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के केस में आपको यूनी असिस्ट इवैल्यूएट करके फॉरवर्ड कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज और जितने भी कोर्सेज सिलेक्ट करने हुए यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे आपने क्लिक करना है। सिलेक्शन लिस्ट का ये ऑप्शन है। तो ये आपके सामने वो तमाम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज आ चुके हैं जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो अब जो वेरी नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें ये होगा कि हमने अपनी फीस पे करनी है। अगर आप फीस पे करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पहले फीस पे करना चाहते हैं तो वो भी आप पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने माई एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डॉक्यूमेंट्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले कैटेगरी चूज करनी है। ये कुछ कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं यूनी असिस्ट की तरफ से। अगर तो आपने सीवी अपलोड करनी है तो आपने कैटेगरी सीवी सेलेक्ट करनी है। आपको एक कैटेगरी नजर आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को यूनी असिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे सिलेक्ट करते हैं और उसकी फीस पे करते हैं तो फीस पे करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है उस यूनिवर्सिटी और कोर्स का। उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करके उसे फिर अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो अगर तो उस फॉर्म को आपने अपलोड करना है तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपने किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर को अपलोड करना है तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट को आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना 10th 11th 12th या 9th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप स्कूल सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को अपलोड करना है तो आप स्टडी सर्टिफिकेट के ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अपलोड करना है तो आप वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप की कैटेगरी को चूज करेंगे। लेकिन अगर आपका इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आपने अदर्स के ऑप्शन को चूज करना है। तो जो भी आपका केस हुआ आपने चूज कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जस्ट पीडीएफ फाइल्स अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम साइज 10 MB होना चाहिए पर डॉक्यूमेंट। और लेट्स सपोज अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है तो आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड दोनों को एक ही पीडीएफ फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है। आपने अपने आईडी कार्ड की अलग अलग से कॉपीज को अपलोड नहीं करना। और जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने डिफरेंट फाइल्स बना के अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल स्कूल सर्टिफिकेट जो होगा उसे आपने अलग पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है और जो आपका पासपोर्ट होगा उसे आपने अलग पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा मैट्रिक सर्टिफिकेट। अगर आप मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक मार्कशीट या मैट्रिक रिजल्ट कार्ड। तो डॉक्यूमेंट्स का जो भी नाम होगा वो उसी नाम के साथ आपने अपलोड करना है। तो एक दफा जो भी डॉक्यूमेंट यूनी असिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो गया वो डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसी डॉक्यूमेंट का एक न्यूअर वर्जन अपलोड करेंगे और उसका नाम आप रखेंगे न्यूअर वर्जन। फॉर एग्जांपल अगर आपने सीवी अपलोड की है तो पहली सीवी का आपका नाम सीवी होगा। लेकिन अगर आप उसे दोबारा अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा अपलोड करते वक्त उस सीवी का नाम रख देंगे सीवी न्यूअर वर्जन। तो इस तरह आप अपना डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट एक दफा अपलोड हो गया उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपका डॉक्यूमेंट जहां पे भी पड़ा हुआ वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने अपलोड फाइल के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट जो होना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फीस पे करने के बाद भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अपनी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर दी है। अब आपने अपनी फीस पे करनी है। बेसिकली यूनी असिस्ट में जब आप अप्लाई करते हैं तो वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त आपने 75 यूरो पे करने होते हैं और उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए 30 यूरो पे करने होते हैं। यहाँ पे आप अपनी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसे आपने गौर से पढ़ना है। ये लिखा आ रहा है यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, यू हैव द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शन 3D सिक्योर क्रेडिट कार्ड और पे नाउ। अब बेसिकली यूनी असिस्ट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या पे नाउ से पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने डेबिट कार्ड से पे किया था। लेकिन मैंने 2 दफा डेबिट कार्ड से ट्राई किया था। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने डेबिट कार्ड से ट्राई किया था तो उसकी भी पेमेंट नहीं हुई। फिर उसने क्रेडिट कार्ड से ट्राई किया था तो भी उसकी पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपके पास अगर मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है उन दोनों कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डेबिट कार्ड का कहीं पे भी मेंशन नहीं है।
लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि वो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर चुके हैं। तो ऑफिशियली ये मेंशन है, अगर आपने अपनी पेमेंट करनी है तो प्रायोरिटी आपने क्रेडिट कार्ड को देनी है, तब आपकी पेमेंट इजीली हो जाएगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपने एक्नॉलेज के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपने इन तीन ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर आपने करना है टू पेमेंट प्रोसेस। तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पे आपने कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, उसके बाद आपने कार्ड नंबर बताना है, उसके बाद आपने बताना है कि कार्ड आपका कब एक्सपायर होगा, कौन से महीने में और कौन से साल में, और उसके बाद आप सीवीसी नंबर या सीवीवी नंबर बताना होता है। ये बेसिकली कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स नंबर मेंशन होता है, वो यहाँ पे आपने लिखना होता है। तो ये सब लिखने के बाद आप पे के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी फीस पे हो जाएगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपकी फर्स्ट ट्राई में ही पेमेंट हो जाएगी। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो शायद आपकी पेमेंट ना हो, लेकिन आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं, और आप किसी दूसरे के क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुली उन तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेमेंट रिसीव्ड। लेकिन अगर आपकी पेमेंट ना हुई तो यहाँ पे आपका स्टेटस शो होगा पेमेंट फेल्ड। तो जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी उसके बाद आपका ये देखें कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जनरेट हो चुका है। इसे आपने डाउनलोड करना है, और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी में इस फॉर्म को अपलोड करना है। अब लेट्स सपोज ये फॉर्म TU ल्यूबक का है, तो मैं इस फॉर्म को अपलोड करते वक्त इसका नाम रखूंगा एप्लीकेशन फॉर्म, और ब्रैकेट्स में मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूंगा। तो इस तरह आपने ये डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी। तो ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, अपनी पेमेंट भी करने के बाद, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को यूनिअसिस्ट को सेंड करना होता है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ कि यूनिअसिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को सर्टिफाई करवा के यूनिअसिस्ट को सेंड करें और ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जस्ट अपलोड कर दें, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने यूनिअसिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड हार्ड कॉपी सेंड करनी है या नहीं? तो उसको पता करने का ये तरीका है कि ये एक आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपने जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। लेट्स सपोज आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें उसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने यूनिअसिस्ट को हार्ड डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन फॉर यूनिअसिस्ट प्री चेक। मतलब आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज को यूनिअसिस्ट को सेंड करने की कोई जरूरत नहीं। आपने जस्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिअसिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको हार्ड कॉपीज को सेंड करने की जरूरत है या नहीं। और इसी लिंक को यूज करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको VPD चाहिए या यूनिअसिस्ट उस यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करके खुद फॉरवर्ड करेगा। वो भी आप जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। तो ये आपके सामने आ चुका है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख हमने मेंशन किया, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के लिए आपको VPD चाहिए होती। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हुई उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप इस लिंक को यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी बताता चला हूँ। वेरी फर्स्ट है कि अगर आपने एक दफा अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं या आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कितने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सेंड करने की जरूरत है। बेसिकली आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपने जो डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ही सेंड करना होता है। आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने होते। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अपने एजुकेशनल और लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स का एक ही सेट सेंड करना होता है। लेकिन जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक CV, मोटिवेशनल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए आपने अलग से सेंड करना होता है। और अगर आप यूनिअसिस्ट में दूसरी दफा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट दफा लास्ट टर्म में अप्लाई किया था विंटर टर्म में और नेक्स्ट टाइम आप समर टर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स या लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स को सेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी की स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स में वो आपने सेंड करने होते हैं। बेसिकली यूनिअसिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को 1 साल के लिए रीयूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिअसिस्ट को 10 मई 2021 को रिसीव हुए हैं तो फिर 31 दिसंबर 2022 तक आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को यूनिअसिस्ट संभाल कर रखेगा। इस दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका फौरन आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आप यूनी असिस्ट में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और उन लोगों तक लाजमी पहुंचाइएगा जो यूनी असिस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।